हेलो एवरीवन, मैं सौरभ तिवारी आपका जुडिशरी गोल्ड के प्रयागराज सेंटर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज शुरू करी है एक चार्ट टॉपिक खल्लास, और इस सीरीज में हम एक टॉपिक को एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं। इससे पहले ही मैंने कुछ लेक्चर्स लिए हैं, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर हम एक बहुत ही ईजी भाषा में एक टेक्निकल टॉपिक को समझ लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में मैंने आपको प्राइवेट डिफेंस पढ़ाना शुरू किया था और उसमें हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, दैट वाज 34 टू 30 आई थिंक 7। आज हमको 38 से शुरू करना है। 38, 39, 40 ये एक पोर्शन है, 41, 42, 43 एक और दूसरा पैच है, फिर साथ में 44 हम पढ़ लेते हैं। तो ये बेसिकली आज हमको पढ़ना है। आज हम कोशिश करें कि एटलीस्ट हमारा 38, 39, 40 हो जाए। आप समझ सकते हो कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं वो YouTube पर कर रहे हैं और हम एक ही साथ बहुत बड़ा सेशन नहीं ले सकते, थोड़ा सा समय के जो है रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो हाँ, बट पार्ट्स में ही सही हम हर टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। मैंने आपको अटेम्प्ट का टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। प्राइवेट डिफेंस हमने शुरू किया था, जिसका एक पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं 34 टू 37। आज 38, 39, 40 तो हम एटलीस्ट कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में 41 से 44 तक जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बट हम आज का सेशन शुरू करें उससे पहले ये छोटी सी जानकारी, हमने 15 जनवरी से संकल्प बैच स्टार्ट किया है। इवनिंग है 5 to 7। ये हाइब्रिड क्लास है। आप चाहें अगर प्रयागराज से हैं या प्रयागराज आकर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर, आपका स्वागत है और आप आकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्रयागराज के बाहर से भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बैच हाइब्रिड है। आप ऑल ओवर इंडिया से इसे कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर बाहर से भी ज्वाइन करते हो तो आपको DCS और मेंटरशिप अवेलेबल रहेगा। जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो है BNSS, मैं ही पढ़ा रहा हूं। अगर आपको क्लासेस चाहिए, डेमो चाहिए, तो आप बिल्कुल डेमो के लिए भी अटेंड कर सकते हैं। डेमोज अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। तो मिलते हैं प्रयागराज सेंटर में जुडिशरी गोल्ड के, जब भी आप आए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर, जो है हमारा प्राइवेट डिफेंस का एक सेकेंड पोर्शन। बट हम उस पोर्शन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको ये आपसे पूछना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक होमवर्क आपको दिया था। वो होमवर्क ये था कि जितना भी हमने टॉपिक पढ़े हैं इस सेशन में, आप उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आप में से अगर किसी ने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है तो आप एक बार यस में रिप्लाई कर दीजिए, तो थोड़ा सा मुझे लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ चलिए आप लोगों ने अपने एंड से जो हमने पढ़ाई करी उसका कुछ उपयोग किया है। और अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उससे आपको पता चलेगा कि आप किस दिशा में पढ़ाई कर रहे हो और वो दिशा सही है या नहीं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमने प्राइवेट डिफेंस पढ़ना शुरू किया था। प्राइवेट डिफेंस बेसिकली कहां से कहां तक चलता है, तो 34 से लेकर के 44 तक ये चलता है, नंबर 1। और ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। चैप्टर नंबर 3 कहां से कहां तक चलता है, तो वो चलता है सेक्शन नंबर 14 टू सेक्शन नंबर 44। तो याद रखना, जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर है वो चैप्टर चलता है 14 टू 44। ये चैप्टर नंबर 3 है, उसका ही एक पार्ट है 34 से 44 जो कि प्राइवेट डिफेंस। ये हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक स्पेसिफिक है वो प्राइवेट डिफेंस है। अब मैं आज का आपको टॉपिक समझाऊं उससे पहले बहुत छोटा सा आपको रिवीजन करवाता हूं। हमने एक बेसिक चार्ट बनाया था, वो बेसिक चार्ट हम बनाएंगे। यही हमारा पॉइंट है, एक चार्ट में या सिंपल से चार्ट में हमारा टॉपिक खत्म करना। तो चलिए, जो हमने लास्ट टाइम शुरुआत करी थी, एक बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई थी। एक टर्म होता है, उससे कहते हैं मेंस रिया। क्या बोलते हैं? मेंस रिया बोलते हैं। मेंस रिया का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है गिल्टी माइंड। आप भी अपना चार्ट मेरे साथ बना सकते हैं, गिल्टी माइंड। अब गिल्टी माइंड का मतलब क्या होता है? ये तो बेसिकली ट्रांसलेशन हो गया ना, कि मेंस रिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। नाउ व्हाट इज गिल्टी माइंड? एक हमेशा बात याद रखना, जब भी कोई अपराध होगा तो उसमें एक्टस रिया होगा और मेंस रिया होगा। क्या होगा? एक्टस रिया होगा और
मेंस रिया होगा। एक्टस रिया मतलब वो परिणाम जो आप लेकर आ गए हो, तो कोई ना कोई तो रिजल्ट होगा। मगर पॉइंट ये है कि क्या मेंस रिया है, क्या उस रिजल्ट को लाने का डिजायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगर आप किसी भी परिणाम को जो आप लेकर आ गए हो उसे लाना नहीं चाहते, आपका डिजायर नहीं है उस परिणाम को लाने का, तो आपके एक्ट को अपराध नहीं कहा जाएगा। ये बहुत सिंपल और बहुत प्लेन बात है, इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, ये इतना इजी है। क्या उस परिणाम को लाना चाह रहे थे, क्या आपका डिजायर था कि आपको वो रिजल्ट चाहिए? अगर हां तो ये आपका एक्ट अपराध है, अदरवाइज आपका एक्ट अपराध नहीं कहलाएगा। आप बोलोगे सर जो परिणाम मैं लेकर आ गया हूं वही तो मुझे लेकर आना था, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हम एक परिणाम लेकर आ गए या आ जाते हैं जो हम लाना नहीं चाहते। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंड का है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसने किसी को मार दिया। क्या वो चाह रहा था? नहीं, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। एक 4 साल का बच्चा है, उसने किसी को पत्थर फेंक के मार दिया। उसको क्या वो चाह रहा है, क्या उसका डिजायर है इंजरी कॉज करना? उसको तो पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। वो तो छोटा सा बच्चा है, उसके दिमाग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो गिल्ट क्रिएट कर पाए। और इसीलिए इनके कृत्यों को हम अपराध नहीं मानते। एक बहुत सिंपल लाइन हमेशा के लिए याद रखना कि जो परिणाम मैं लेकर आ गया हूं, क्या वह परिणाम मैं लेकर आना चाह रहा था? क्या डिजायर था मेरा उस रिजल्ट को लाना? अगर हां तो मेंस रिया है, अगर नहीं तो मेंस रिया नहीं है। और मेंस रिया नहीं है तो अपराध भी नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अच्छा, यह हमारा पहला पॉइंट हो गया मेंस रिया का। यह बात हम समझ क्यों रहे हैं? क्योंकि ध्यान रखना चैप्टर नंबर 3 जो कि है जनरल एक्सेप्शंस, वास्तव में इस चैप्टर में ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, ऐसे सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, इन परिस्थितियों में अगर कोई एक्ट होता है, कोई रिजल्ट आ जाता है तो उसको अपराध नहीं माना जाता। चैप्टर नंबर 3 सेक्शन नंबर 14 से लेकर के सेक्शन नंबर 44 तक चलता है। इसमें उन्हीं परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जिन परिस्थितियों में अगर कृत्य किया गया है तो हम उसको अपराध नहीं मानेंगे। आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, एक व्यक्ति जो कि 7 साल से कम उम्र का है, कम है 7 साल के, एक व्यक्ति जो कि पागल है, एक व्यक्ति जो कि नशे में है, वास्तव में ये कौन लोग हैं? ये ऐसी मानसिक स्थिति में है ही नहीं कि ये मेंस रिया क्रिएट कर सके, डिजायर क्रिएट कर सके। इसलिए इनके द्वारा किया गया जो कृत्य है उसको हम अपराध नहीं मानते। सिमिलरली हम बोलते ना एक्सीडेंट हो गया, हम चाह नहीं रहे थे, मैं तो गाड़ी अच्छे से चला रहा था, अचानक कोई व्यक्ति सामने आ गया तो मैं क्या करता? मैं चाह थोड़ी रहा था किसी को इंजरी कॉज करना, डिजायर नहीं था। इसीलिए एक्सीडेंट इज अ डिफेंस, लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सिमिलरली जो अगला पॉइंट है वो है प्राइवेट डिफेंस का। काय का पॉइंट है? प्राइवेट डिफेंस का। ये भी इसी चैप्टर का पार्ट है, सेक्शन नंबर 34 टू सेक्शन नंबर 44। प्राइवेट डिफेंस का मतलब यह है कि सर मैं उसको मारना नहीं चाह रहा था, मैं उसको इंजरी कॉज करना नहीं चाह रहा था, मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं उसको इंजरी कॉज नहीं करता तो वो मुझे ही इंजरी कॉज कर देता। मतलब मैं उसको इंजरी कॉज करने का डिजायर नहीं था मेरा, मैं चाह थोड़ी रहा था, मगर सर वो मुझे इंजरी कॉज कर रहा था, मैं तो खुद को बचा रहा था। इसीलिए मेरे एक्ट को अपराध ना माना जाए। अगर आप ये साबित कर देते हो कि हां वास्तव में आप कुछ नहीं चाह रहे थे, वास्तव में तो वो अपराध कर रहा था और आप तो खुद को बचा रहे थे, तो क्या होगा? अब आपके एक्ट को अपराध नहीं माना जाएगा। याद रखना, सजा तब मिलती है जब अपराध होता है, अगर अपराध ही नहीं होगा तो सजा भी नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है। मगर एट द सेम टाइम हमको यह भी मालूम चल गया क्या कि जो प्राइवेट डिफेंस है ना, वो इट इज नॉट अ प्यूनिटिव राइट। क्या? इट इज नॉट अ प्यूनिटिव राइट। व्हाट इज प्यूनिटिव? पनिश करने का, सजा देने का राइट नहीं है।
कि उसने मुझे मारा इसलिए मैं भी उसको मारूंगा, नहीं, इट इज नॉट अ प्यूनिटिव राइट। ऑल्सो इट इज नॉट अ रेट्रीब्यूटिव राइट, इट इज नॉट अ रेट्रीब्यूटिव राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रीब्यूटिव? बदला लेना, उसने मुझे मारा इसलिए मैं भी उसको मारूंगा, नहीं, इट इज नॉट अ प्यूनिटिव राइट, इट इज नॉट अ रेट्रीब्यूटिव राइट, इट इज ओनली अ डिफेंसिव राइट। आप केवल खुद को डिफेंड कर सकते हो, खुद को बचा सकते हो। और इसलिए अगर आपको वो स्टेटमेंट याद हो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था, सेक्शन नंबर 37, आप केवल उतना ही हार्म कॉज कर सकते हो जितना हार्म खुद को बचाने के लिए जरूरी है, बस उतना ही हार्म कॉज कर सकते हो, उससे ऊपर आप हार्म कॉज नहीं कर सकते। यही इस बात का मतलब है, डिफेंड करना। और सिमिलरली डिफेंड कब करना? पनिश नहीं करना है, रेट्रीब्यूट नहीं करना है। आज उसने मुझे मारा, कल मैं उसको मारूंगा, ये नहीं कर सकते। उसने मेरे हाथ में फ्रैक्चर कॉज किया, मैं उसके हाथ में फ्रैक्चर कॉज करूंगा, नहीं, ये नहीं कर सकते। जब घटना घट रही होती है उस समय आप खुद को बचाने का अधिकार रखते हो, ये बात ध्यान रखना। इसलिए बोलते हैं डिफेंसिव राइट है। उसने अपराध कर दिया, अब वो चला गया, अब आप जाके नहीं मार सकते, आप नहीं कर सकते। ये तो आप बदला ले रहे हो, ये तो आप पनिश कर रहे हो, नहीं, नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, वो केवल खुद को बचाने का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं से एक बात निकलती है, तो ये समझ में आ गया ना कि एक तरह का टाइमिंग हो गई कि किस समय मैं खुद को बचा सकता हूं। जब घटना घट रही हो, व्हेन, जब घटना या अपराध, घटना घट रही है या अपराध हो रहा है तब। और यहां से आपको एक और बात बताई गई, वो ये कि कभी भी फ्री फाइट में, कब? फ्री फाइट में प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता। दो लोग हैं, एक दूसरे को मार रहा है, तो दूसरे के पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, ठीक है। मगर जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो फिर किसी का प्राइवेट डिफेंस थोड़ी, फिर दोनों एक दूसरे पे हमलावर है, हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर किसी के पास भी प्राइवेट डिफेंस नहीं अवेलेबल होगा। ये सारी बातें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करी थी। अगर यहां तक क्लियर है तो आप एक बार यस में रिप्लाई कर दीजिए। अगर यहां तक सारी बातें क्लियर हैं तो एक बार यस पे रिप्लाई कर दीजिए। चलिए, गुड। अब फिर हमने से आगे भी पढ़ा था, जैसा कि हमको पता है कि सेक्शन नंबर 34 से 44 तक प्राइवेट डिफेंस चलता है। तो इसमें से अगर आपको ध्यान दिया हो आपने, तो एक बात जो हमने अभी बोली थी, अभी पढ़ी थी, क्या कि अगर प्राइवेट डिफेंस में, अगर प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया गया है, एक्ट किया है, तो वह अपराध नहीं है, नॉट एन ऑफेंस। सिंपल। अगर किसी व्यक्ति ने प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया है तो उसने अपराध नहीं किया है, अपराध नहीं तो पनिशमेंट भी नहीं। बस यही बात सेक्शन नंबर 34 में लिखी हुई है। मगर सर, अगर हम ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति मेरे खिलाफ अपराध कर रहा है तो मैं खुद को बचाने का अधिकार रखता हूं और उसे हम अपराध नहीं मानेंगे, तो सर अपराध तो बहुत तरह के हो सकते हैं। तो किन अपराधों से, ध्यान से सुन लेना, कौन से वो अपराध हैं जिन अपराधों से मैं खुद को डिफेंड कर सकता हूं? तो याद रखना, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये भी हमने पढ़ लिया था। सर बॉडी किसकी बचा सकते हैं? खुद की बॉडी बचा सकते हैं कि दूसरे की बॉडी बचा सकते हैं? याद रखना, दोनों की। आपके खिलाफ अपराध हो रहा है तो भी खुद को डिफेंड कर सकते हो, आपके सामने किसी और के खिलाफ अपराध हो रहा है उसे भी डिफेंड कर सकते हो। सर प्रॉपर्टी किसकी? खुद की कि दूसरे की? याद रखना, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, दोनों की प्रॉपर्टी हम बचा सकते हैं। सर ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी तो बहुत सारे होते हैं, अमाउंटिंग, कल्प्रिट सेड अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से डेथ कॉज कर देना।
हर्ट होता है, ग्रेवियस हर्ट होता है, एसिड अटैक होता है, फोर्स होता है, आपका क्रिमिनल फोर्स होता है, आपका असॉल्ट होता है, रॉन्गफुल रेस्ट एंड कन्फाइनमेंट होता है। सर कौन से अपराध से बचा सकते हैं? याद रखना, एनी ऑफेंस, आप किसी भी अपराध से बचा सकते हो खुद को। जितने भी ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हैं, आप सबसे खुद को बचा सकते हो। सर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, मिसचिफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, चीटिंग है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। सर कौन से अपराध से बचा सकते हैं? तो याद रखना केवल 4 बताए हैं, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। इन चारों अपराधों से आप खुद को बचा सकते हो। याद रखना, लास्ट सेशन में किसी ने सवाल पूछा था कि सर डैकोइटी से नहीं बचा सकते क्या? डैकोइटी से देखो, रॉबरी जो है ना, उसी का गंभीर रूप, उसी का एग्रवेटेड फॉर्म डैकोइटी है। तो रॉबरी से बचा सकते हो तो डैकोइटी से बचा सकते हो। तो याद रखना, रॉबरी ही जब 5 या 5 से अधिक लोग मिलके करें, 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर जब रॉबरी करें, लूट कारित करें, तो वही बन जाती है डैकोइटी, मतलब डकैती। ये आपको ध्यान रखना है। तो डकैती से भी खुद को बचा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हमारा सेक्शन नंबर 35। याद रखना, हमारा पर्पस है चार्ट में टॉपिक खत्म करने का। हम चार्ट ही बना रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक स्लाइड में पूरा चार्ट कवर नहीं हो सकता, बट हां, हम चार्ट के ही फॉर्म में पूरी कहानी पढ़ रहे हैं। पूरा बेसिक आपको चार्ट के फॉर्म में ही मैंने बताया, देख लीजिए, पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया आपका। आपको प्राइवेट डिफेंस का बेसिक पढ़ना है, आप इस चार्ट को पढ़िए, आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। मगर अब सेक्शन स्टार्ट किए तो उसी सेक्शन का एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 35। पूरा 35 चार्ट में कंप्लीट हो गया, देखिए, पूरा 34 चार्ट में कंप्लीट हो गया, देखिए। अच्छा, अब यहां से थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। जब इतना हमको समझ में आ गया तो 35, अब अगला सवाल हमने ये भी डिस्कस किया था। देखिए सेक्शन नंबर 36। सर आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो कि अपराध कर रहा है, तो उससे खुद को बचाने के लिए मेरे पास प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है ना? ठीक है सर। सर मान लीजिए एक 6 साल का बच्चा है और रिवॉल्वर तान के खड़ा हुआ है मेरे सामने, मारने वाला है, गोली चलाने वाला है, क्या इसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा? एक पागल व्यक्ति है, हाथ में पत्थर उठा के खड़ा हुआ है मुझे मारने के लिए, क्या इसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा? यह सवाल आया क्यों? क्योंकि जब हम एक लाइन बोलते हैं कि अपराध के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा, तो सर 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, वो तो अपराध कर ही नहीं रहा, उसका एक्ट तो अपराध होता ही नहीं है। एक पागल व्यक्ति है, उसका एक्ट तो अपराध होता ही नहीं है। तो अगर अपराध से प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, तो फिर इनसे तो मैं खुद को बचा ही नहीं सकता, क्योंकि इनके एक्ट को अपराध नहीं माना जाता। धारा नंबर 20 बीएनएस कहती है 7 साल से कम उम्र के बच्चे कृत्य को अपराध नहीं माना जाएगा। धारा नंबर 22 कहती है एक व्यक्ति जो कि पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, उसके कृत्य को अपराध नहीं माना जाएगा। इफ एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट ही वाज अनेबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट और व्हाट इज डूइंग इज अनलॉफुल या रॉन्ग एंड कॉन्ट्री टू लॉ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सर वो उनका एक्ट तो अपराध ही नहीं है, तो सर क्या उनके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा? धारा 36 कहती है द आंसर इज यस, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ठीक है उनका कृत्य अपराध नहीं, बट आप तो खतरे में हो ना। इसलिए 36 कहता है कि परेशान नहीं होना, इनके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 36 में इतनी छोटी सी बात है कि वो व्यक्ति केपेबल नहीं है, ही इज नॉट केपेबल, he is not capable, then too you have got right of private defense। सिंपल, इतनी छोटी सी बात है। इस धारा में 2 एग्जांपल है, दोनों पढ़ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 37, सर क्या प्राइवेट डिफेंस का राइट एब्सोल्यूट है? नो, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस is not absolute, it is not absolute। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राइट को हम एब्सोल्यूट तब बोलते जब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही ना हो। अ राइट विथ नो रिस्ट्रिक्शन इज एन एब्सोल्यूट राइट। तो सर क्या प्राइवेट डिफेंस का राइट खुद को किसी
घटना से बचाने का जो अधिकार है, क्या वो उसमें कोई शर्त ही नहीं है, उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है? याद रखना रिस्ट्रिक्शंस हैं, और यही रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं सेक्शन नंबर 37 में। क्या रिस्ट्रिक्शन बताए थे? बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में, चार्ट के ही फॉर्म में हमने डिस्कस कर लिया था सेक्शन 37। याद रखना सेक्शन 37 पूरा चार्ट में डिस्कस कर लिया था। एक पब्लिक सर्वेंट है, याद आ गया, एक पब्लिक सर्वेंट है। एक पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, और उस ड्यूटी के परफॉर्मेंस के ड्यूरेशन में उसने कोई एक्ट कमिट किया है, तो अब इस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आपके पास प्राइवेट डिफेंस नहीं है। नो प्राइवेट डिफेंस। भले ही वो स्ट्रिक्टली अपने पावर को फॉलो ना कर रहा हो, सकता है थोड़ा सा डेविएशंस हो सकता है जब पावर यूज कर रहा हो तो थोड़े से डेविएशंस हो जाए, स्ट्रिक्टली वो फॉलो ना कर रहा हो, तो भी प्राइवेट डिफेंस का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, बट साथ में क्या बता दिया था, यह भी याद रखने के लिए कहा था कि अगर पब्लिक सर्वेंट है और वो एक ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे कि आपको डेथ या ग्रेवियस हर्ट का खतरा महसूस होता है, एप्रीहेंशन होता है, तो उसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगली बात, तीसरी बात बताई थी, उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा अगर आपको इस बात का नॉलेज है दैट ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। सोचो आपको पता ही नहीं कि पब्लिक सर्वेंट है, सिविल ड्रेस में व्यक्ति आए, हाथ पकड़ के लेके जाने लगा, आपको मालूम ही नहीं कि पुलिस ऑफिसर है या अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, तो अब आपके पास प्राइवेट डिफेंस रहेगा। तो ध्यान रखना, देखो छोटी सी बात है, चार्ट में कवर हो गई, वो लिखा बहुत अलग अलग थोड़ा सा ब्रॉडर फॉर्मेट में है। सिंपल सी बात है, पब्लिक सर्वेंट है, ड्यूटी पूरी कर रहा है, कोई एक्शन किया, प्राइवेट डिफेंस नहीं रहेगा, मगर उसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा। अगर उसके एक्शन से आपको लगता है कि यार इसके एक्शन से डेथ या ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा, या आपको मालूम ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तो प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा। एंड सेम इज द केस व्हेन द एक्ट इज डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ, ये एक पॉइंट हो गया, ये पहला रिस्ट्रिक्शन हो गया। रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 ये है, व्हेन द एक्ट इज डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट खुद कर रहा है, प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर कोई दूसरा कर रहा है तो भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। बट ये तीन बातें एज इट इज यहां पर भी लागू हो जाएंगी कि अगर उसके एक्शन से आपको लगता है कि डेथ या ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा तो उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्लस यह भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको यह बात नॉलेज में ही नहीं है, आपको नहीं पता, नो नॉलेज ऑफ द फैक्ट कि तो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे काम कर रहा है, तो भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा। हां, अगर पता चल गया कि यार इसको तो किसी पब्लिक सर्वेंट ने डायरेक्शन दिया ये काम करने के लिए, अब प्राइवेट डिफेंस नहीं रहेगा। और आखिरी की 2 बातें आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर पब्लिक सर्वेंट का रिकोर्स यानी कि हेल्प यानी कि मदद अगर लेने का समय है तो प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। आपके पास समय है ना कि आप उसकी मदद ले सकते हो, तो अब प्राइवेट डिफेंस आपको अवेलेबल नहीं है। कानून याद करो, लास्ट लेक्चर में क्या बोला था, कानून जब आपके खिलाफ अपराध हो रहा होता है ना, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप भाग जाओ। कानून आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप खुद को बचाओ, मगर साथ में ये भी याद रखना है कि खुद को अगर आप किसी अथॉरिटी की मदद से बचा सकते हो तो फिर खुद मत बचाओ, फिर उसकी मदद लो। हमने अथॉरिटी अपॉइंट कर रखी है, वो आपकी मदद करेगी। आपकी मदद कर रही है ना, तो आप कुछ नहीं करोगे, अब वो करेगी जो करेगी।
याद रखना, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट की आप हेल्प ले सकते हो, रिकोर्स ले सकते हो, मदद ले सकते हो, तो प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट ध्यान रख लो, क्या था, केवल उतना ही हार्म कॉज कर सकते हो जितना खुद को डिफेंड करने के लिए आवश्यक है। ओनली हार्म रिक्वायर्ड टू डिफेंड कैन बी कॉज्ड। खुद को बचाने के लिए जितना हार्म कॉज करना है, बस उतना ही हार्म आप कॉज कर सकते हो। इतना पूरा देखो, 34, 35, 36, 37 एक पूरे चार्ट में हो गया कंप्लीट, या एक पूरे स्लाइड में हमारा कंप्लीट हो गया। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार यस में रिप्लाई कर दीजिए। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हमारा जो मेजर पर्पस है वो 38, 39 और 40 है। और फिर इसी के नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में हम 41, 42, 43 और 44 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो, पॉइंट ये है कि मान लीजिए एक पर्सन है, अगर इसके खिलाफ कोई अपराध हो रहा है तो ये खुद को डिफेंड कर सकता है। अगर ये खुद को डिफेंड कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि ये सामने वाले व्यक्ति को कोई हार्म, कोई इंजुरी कॉज करेगा, भाई तभी तो खुद को बचा पाएगा। अगर बिना कुछ इंजुरी या हार्म कॉज करके खुद को बचा सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, बचा ले। कानून ये भी आपसे डिमांड करता है कि भाई अनावश्यक मत हार्म कॉज करना, खुद को बचा सकते हो ना, भाग के बचा सकते हो, कुछ और करके बचा सकते हो तो बचा लो, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर आवश्यकता पड़े तो हार्म या इंजुरी आप कॉज कर सकते हो। अब यहां से जो सवाल हमारे दिमाग में आया, वो सवाल पता क्या है? वो सवाल ये है कि सर खुद को बचाने में मैं जो हार्म या इंजुरी कॉज कर रहा हूं वो किस हद तक कॉज कर सकता हूं, कितनी इंजुरी कॉज कर सकता हूं, कितना हार्म कॉज कर सकता हूं, हर्ट कर सकता हूं, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, ग्रेवियस हर्ट कॉज कर सकता हूं, डेथ कॉज कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं खुद को बचाने के लिए? यह सवाल हमारे दिमाग में आया और अब जो हम पढ़ने वाले वो इसी सवाल का जवाब है कि आप उस व्यक्ति को कितना हार्म कॉज कर सकते हो, यह आपको ध्यान रखना है। यह अगली चीज है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो कितना हार्म कॉज कर सकते हैं, कितना हार्म, इसका जवाब हमको मिलता है सेक्शन नंबर 38 और 39 में और 41 और 42 में। आप बोलोगे सर ये चार सेक्शन क्यों और ऐसे चार्ट में अलग अलग करके क्यों बताया? क्योंकि अगर जो अपराध हो रहा है आपकी बॉडी के खिलाफ हो रहा है तो कितना हार्म कॉज कर सकते हो और डेथ कॉज कर सकते हो कि नहीं, वो यहां पर मिलेगा। और अगर आपके खिलाफ जो अपराध हो रहा था वो हो रहा था अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो कितना हार्म कॉज कर सकते हो और डेथ कॉज कर सकते हो कि नहीं, वो मिलेगा यहां। और याद रखना, जब भी हम हार्म कॉज करने की बात करते हैं तो एक उसमें इंपॉर्टेंट चीज ऐड होती है जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी नहीं कर सकते। आज आपको किसी ने मारा, आप कल जाके उसको मार रहे हो तो क्या आप खुद को डिफेंड कर रहे हो? नहीं, फिर तो आप बदला ले रहे हो, फिर तो आप सजा दे रहे हो, ये तो अलाउड ही नहीं है। तो सर समय सीमा, किस समय सीमा तक हम खुद को बचाने का अधिकार रखते हैं? याद रखना, किस समय सीमा तक, किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम खुद को बचाने का अधिकार रखते हैं, यह दिया है, यहां पर दिया है 40 में, और सेम बात अगेंस्ट प्रॉपर्टी दी है 43 में। तो ऐसे करके हमारा सेट बन जाता है।
अगर मेरे खिलाफ जो अपराध हो रहा है वो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी हो रहा है, तो सर मैं कितना हार्म कॉज कर सकता हूं और डेथ कॉज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ये पहला सवाल था। जवाब यहां पर मिलेगा। और सर कितने ड्यूरेशन तक? क्योंकि आपने कहा कि कभी भी थोड़ी ना कर सकते हो, जब घटना घट रही तब कर सकते हो, तो समय सीमा क्या है? घटना का घटना। बट दिया कहां हुआ है, इसको समझाया कहां हुआ है? सेक्शन नंबर 40 में। आज हम यही पोर्शन पढ़ने वाले हैं, 38, 39 और 40। और 41, 42 और 43 हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ये आपको मैंने बताया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज की ना बहुत डिटेलिंग होती है। बहुत डिटेल में जाके ऑब्वियसली हम चीजों को नहीं पढ़ पाते यहां पर कभी कभी यूट्यूब में, क्योंकि समय का रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर है। मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या आप कानून को बेहतर तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस करनी हो, बट कानून को इन डिटेल अगर आपको पढ़ना है, विद केस लॉज आपको पढ़ना है, रीसेंट जजमेंट्स आपको पढ़ना है, आपको एक होलिस्टिक तैयारी करनी है इस लॉ की फील्ड में, तो जुडिशरी गोल्ड आपके लिए एक बहुत उचित स्थान है अपनी तैयारी करने के लिए। जुडिशरी गोल्ड प्रयागराज सेंटर से अभी हम ये जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो 15 जनवरी से ही हमारा बैच शुरू हुआ है। डेमो क्लासेस आप चाहें तो ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप प्रयागराज में आकर के ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब वापस आ जाते हैं हमारे पॉइंट पर जो आज है। सर ऑफेंस अगेंस्ट अगर ह्यूमन बॉडी हो रहा है मेरे खिलाफ, तो मैं क्या डेथ कॉज कर सकता हूं? कैन डेथ बी कॉज्ड? कैन डेथ बी कॉज्ड? और जाहिर सी बात है डेथ हमेशा कॉज नहीं करी जा सकती, तो बहुत लॉजिकल है। तो सर जब डेथ कॉज नहीं करी जा सकती तो फिर हार्म अदर देन डेथ, तो कुछ स्थितियों में आप मृत्यु भी कारित कर सकते हो उस व्यक्ति की जो आपके खिलाफ अपराध कर रहा है, मगर ये कुछ ही स्थितियां हैं। ठीक है, उन स्थितियों को छोड़ दो तो फिर आप खुद को बचाने के लिए कोई दूसरा हार्म कॉज कर सकते हो जो मृत्यु के अलावा होगा। और तीसरी बात जो अपन को पढ़नी है वो है समय सीमा, कि कब हमारा राइट स्टार्ट होगा, शुरू होगा, और कब हमारा राइट एंड हो जाएगा। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 38, ये है हमारा सेक्शन नंबर 39 और ये है हमारा सेक्शन नंबर 40। बस मैंने आपसे कहा कि एक स्लाइड में पूरा चार्ट नहीं बन सकता, बट आप यकीन मानिए अगर आप इन चार्ट्स को फॉलो कर रहे हो तो ये हमारा प्राइवेट डिफेंस का थर्ड पार्ट है चार्ट का। सबसे पहले हमने ये वाला चार्ट बनाया था जो बिल्कुल बेसिक वाला चार्ट था। ये वाला चार्ट, ये बेसिक का चार्ट था, पूरा बेसिक यहां पे कवर हो गया। फिर हमारा जो पहला पोर्शन हमने पढ़ा था 34, 35, 36, 37, और फिर अब हम पढ़ रहे हैं क्या, देखिए ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। आप ये कह सकते हो, ये भी एक छोटी सी बात है कि हम कितना हार्म कॉज कर सकते हैं, ये इन पोर्शंस में दिया हुआ है। अगर ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी हो रहा है तो ये, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो रहा है तो ये हम अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना, हम ये पढ़ने वाले हैं आज। तो अब देखो सर, मेरे खिलाफ, मेरी बॉडी के खिलाफ अगर कोई अपराध हो रहा है तो क्या मैं डेथ कॉज कर सकता हूं? क्या मैं डेथ कॉज कर सकता हूं? द आंसर इज यस, आप डेथ कॉज कर सकते हो। कुछ अपराध ऐसे हैं जो आपके खिलाफ अगर हो रहे होंगे तो आप डेथ कॉज कर सकते हो, यस। बट इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाना कि हर बार नहीं, हर बार नहीं, कुछ ऐसे अपराध हैं जो हो रहे होंगे तो कर सकते, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हां आप मृत्यु कारित कर सकते हो, मगर जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आपकी कोई डेथ कॉज कर सकता है
तो खुद को बचाने के लिए आप डेथ कॉज कर सकते हो। हां, तो क्या डेथ कॉज करना कंपलसरी है? मार के खुद को बचाओगे? नहीं, इसको ध्यान रख लेना कि हां, मृत्यु तो कारित कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट यह भी याद रखना कि कोई कंपल्शन नहीं कि मारना ही पड़ेगा। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्शन कि मार के ही बचाओ, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट कंपल्शन, इस बात को ध्यान रखना, इट इज नॉट कंपल्शन। आप सोचो, अगर कोई व्यक्ति किसी को मार डाले और मार के अब वो आरोपी तरह कोर्ट में खड़ा हुआ है और वो क्या बोल रहा है कि सर मैंने तो खुद को बचाने के लिए मारा, तो आपको पता है उसको साबित करना पड़ेगा कि वो ऐसी स्थिति में था कि वो मारे बिना खुद को बचा ही नहीं सकता था। आप लाइन समझ रहे हो? उसको यह साबित करना पड़ेगा कि सर मैं बिना मारे खुद को बचा नहीं सकता था, मेरे पास खुद को बचाने कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। यह इस बात का मतलब है, यह साबित करना पड़ेगा। सोचो अगर वो साबित नहीं कर पाया तो, अगर कोर्ट को लगा कि नहीं मृत्यु कारित किए बिना भी तुम खुद को बचा सकते थे, तो अब डिफेंस नहीं मिलेगा, अब अपराधी हो आप। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर जोर डाल रहा हूं कि इस बात को ध्यान रखना कि ये कंपलसरी नहीं कि मृत्यु कारित करनी ही पड़ेगी। आपको मृत्यु कारित आप तब कर पाओगे या तब करने का अधिकार रखते हो जब मारने के अलावा खुद को बचाने का कोई दूसरा साधन ही उपलब्ध ना हो। यह बात ध्यान रख लेना। अच्छा, अब वापस आते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिसमें मृत्यु कारित करी जा सकती है। तो बहुत ध्यान सुन लो, क्या है? किसी व्यक्ति ने असॉल्ट किया, किसी व्यक्ति ने असॉल्ट किया और उस असॉल्ट से आपके माइंड में एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ कि आपकी डेथ हो जाएगी। एक असॉल्ट हुआ, उससे आपके माइंड में एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ कि ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा। असॉल्ट क्या होता है सर? 100 अगर आपने पढ़ा हो 130, 128, 29, 30 फोर्स, क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट की बात करते हैं। असॉल्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा जेस्चर या प्रिपरेशन, कोई भी ऐसा जेस्चर या प्रिपरेशन जिससे सामने वाले के मन में यह भय क्रिएट हो जाए, डर क्रिएट हो जाए, फियर क्रिएट हो जाए कि मुझ पर क्रिमिनल फोर्स अप्लाई होने वाला है। सिंपल एग्जांपल अपन लेते हैं, एक व्यक्ति को आपने लाठी मार दी, क्रिमिनल फोर्स हो गया, मगर जब तक वो लाठी हवा में थी तब तक असॉल्ट था। भय क्रिएट करना, एक ऐसा जेस्चर है, प्रिपरेशन, लाठी उठा के आपने उठा ली, प्रिपरेशन है ना, ये कुछ करने की प्रिपरेशन है ना। इस प्रिपरेशन से उसके माइंड में भय क्रिएट हो गया कि तो मारने वाला है, फोर्स अप्लाई करने वाला है। ये असॉल्ट है। लाठी लग गई, क्रिमिनल फोर्स। भय जब तक है तब तक क्या है? असॉल्ट है। ठीक है, तो देखो अब पॉइंट क्या है? एक असॉल्ट हुआ, यानी कि कोई ऐसी जेस्चर हुआ, कोई ऐसी प्रिपरेशन कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, वो निकाल ली रिवॉल्वर उसने और लोड कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, आपको लग रहा है कि तो मार डालेगा। असॉल्ट। इससे आपको अनुमान हुआ, अंदाजा हुआ, अंदेशा हुआ क्या कि तो मुझे मार डालेगा। अब आप उसकी डेथ कॉज करने का राइट रखते हो। लाइन याद रखना, राइट रखते हो, बट अगर बिना डेथ कॉज के बचा सकते हो तो वैसे बचाना पड़ेगा। सिमिलरली कोई ऐसी प्रिपरेशन जिससे कि अंदाजा, अनुमान लगा कि भाई ये तो ग्रेवियस हर्ट कॉज कर देगा, टांग तोड़ देगा, हाथ काट देगा, सर फोड़ देगा, दांत तोड़ देगा। ग्रेवियस हर्ट याद आ गया? यही डेफिनेशन है ग्रेवियस हर्ट की। तो डेथ कॉज कर सकते हो। आगे असॉल्ट हुआ, इंटेंशन है असॉल्ट करने वाले का कि उसको रेप कमिट करना है। असॉल्ट हुआ, असॉल्ट करने वाले का इंटेंशन है कि अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करना है। असॉल्ट हुआ और असॉल्ट करने वाले का इंटेंशन था कि उसको किडनैपिंग या एब्डक्शन करना है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 7 है, ध्यान रखना। अब यहां पे आ जाते हैं हम 6 पर।
असॉल्ट हुआ, असॉल्ट करने वाले का इंटेंशन था कि उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करना है। याद आ गया 126 127 बीएनएस। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी व्यक्ति को एक सीमित दायरे में बंद करके रखना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब अगर आपको यह लगता है किसी व्यक्ति के असॉल्ट से कि उसका इंटेंशन है कि वो आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दे, मगर यहां पे बात खत्म नहीं हुई और आपके माइंड में ये अंदाजा, अनुमान उत्पन्न होता है कि मैं किसी की मदद, हेल्प, किसी भी पब्लिक सर्वेंट की मदद या हेल्प नहीं ले पाऊंगा जो मुझे बचा सकता है। आपसे तो कोई व्यक्ति आपको बंद कर रहा है एक एरिया में और आपको लग रहा है कि मैं तो इस तरीके से बंद होने वाला हूं कि मैं किसी की मदद ले ही नहीं पाऊंगा, फिर छूटूंगा कैसे? नहीं छूट पाऊंगा। इस कंडीशन में क्या होगा? आप डेथ कॉज कर सकते हो। और आखिरी में याद रखना, एसिड अटैक या एसिड अटैक का अटेम्प्ट, एसिड अटैक या उसका अटेम्प्ट या एसिड का एडमिनिस्ट्रेशन या उसका अटेम्प्ट। क्या? एसिड का एडमिनिस्ट्रेशन या उसका अटेम्प्ट। और इससे आपके माइंड में क्या एप्रीहेंशन क्रिएट हो रहा है कि ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा। क्या कोई व्यक्ति एसिड अटैक कर रहा है या उसने अटेम्प्ट किया है या एसिड एडमिनिस्टर किया है या उसका अटेम्प्ट किया है, और आपके माइंड में ये एप्रीहेंशन क्रिएट हो गया। थोड़ा सा अपन यहां पर जगह बना लेते हैं अपने लिए। आपके माइंड में ये एप्रीहेंशन क्रिएट हो गया, कि ग्रेवियस हर्ट होने वाला है। अब देखो 7 चीजें बन गई पूरी। असॉल्ट हुआ, एप्रीहेंशन क्या है? डेथ का। असॉल्ट हुआ, एप्रीहेंशन क्या है? ग्रेवियस हर्ट का। असॉल्ट हुआ, असॉल्ट करने वाले का इंटेंशन क्या था? रेप करना। असॉल्ट हुआ, करने वाले का इंटेंशन क्या था? अननेचुरल को ग्रेटिफाई करना। असॉल्ट हुआ, इंटेंशन क्या था? किडनैपिंग या एब्डक्शन। असॉल्ट हुआ, इंटेंशन था रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 127 याद रखना, और 126 इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेन एंड 127 इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ध्यान रखना। अब उसका एप्रीहेंशन क्या रेज हुआ आपके माइंड में कि यार ये तो मैं किसी की मदद ले ही नहीं पाऊंगा, खुद को बचा ही नहीं पाऊंगा, तो डेथ कॉज कर सकते हो। और याद रखना, एसिड अटैक या उसका अटेम्प्ट, एसिड एडमिनिस्टर या उसका अटेम्प्ट। ठीक है? और उससे क्या एप्रीहेंशन हुआ कि ग्रेवियस हर्ट हो जाएगा। इन परिस्थितियों में देखो पूरा मेंस का है, ये मेंस का सेक्शन है, एक पोर्शन में कंप्लीट। साथ में ये बात आपको बहुत खास बता दी है, मृत्यु कारित करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है? बिना मृत्यु कारित करे खुद को बचा सकते हो तो बचाओ। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये एसिड एडमिनिस्टर करना क्या होता है? व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसिड? तो थ्रोइंग तो समझ में आ गया, ये थ्रोइंग इज फेंकना। व्हाट इज एडमिनिस्टर? सोचो एक व्यक्ति है, नहाने वाला है, पानी रखा हुआ है, आपने पानी हटा के उसमें उसकी जगह एसिड रख दिया या पानी में एसिड डाल दिया। कोई व्यक्ति कुछ पीने वाला है, पेय पदार्थ है, पीने वाला है, आपने उसमें एसिड डाल दिया, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। ये हो रहा है या अटेम्प्ट हो रहा है और खतरा है, ग्रेवियस हर्ट का अनुमान है, तो डेथ कॉज की जा सकती है। ये ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 38 हो गया कंप्लीट। अब आप बोलोगे सर इन अपराधों में तो डेथ कॉज करी जा सकती है या कुछ और करके बचा सकते तो बचा लेंगे, ठीक है। सर बाकी अपराधों में केवल ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी यही थोड़ी ना होते हैं, और भी तो होते हैं, फिर वहां पे क्या होगा? तो इतनी छोटी सी बात है कि अब आप डेथ के अलावा कोई दूसरा हार्म कॉज कर सकते हो, बट डेथ कॉज नहीं कर सकते। डेथ केवल यहीं पर कॉज कर सकते हो और डेथ कहीं कॉज नहीं कर पाओगे, इस बात को ध्यान रख लेना। डेथ केवल यहीं कॉज हो सकती है। उन अपराधों को छोड़कर जो
सेक्शन 38 में दिए हुए हैं या दिए गए हैं उन अपराधों को छोड़कर। अगर कोई दूसरा अपराध हो रहा है, अगर कोई दूसरा अपराध हो रहा है तो फिर मृत्यु के अलावा कोई भी दूसरा हार्म कॉज कर सकते हो। डेथ के अलावा, मृत्यु के अलावा, डेथ के अलावा कोई दूसरा हार्म कॉज कर सकते हो। यही 39 में लिखा है। इतनी सी बात लिखी 39 में। 39 हो गया, ठीक। और अब आ जाओ 40 पर। समय सीमा, सर किस ड्यूरेशन में मैं खुद को बचा सकता हूं? याद रखना, जब भी आपके खिलाफ कोई अपराध होने वाला होगा तो कुछ तो होगा। कोई व्यक्ति कोई अटेम्प्ट तो करेगा, कोई अटेम्प्ट तो होगा, या किसी तरह का थ्रेट तो उत्पन्न होगा। भाई आप कह रहे हो हर जगह अनुमान हुआ, तो अनुमान हुआ क्यों? क्योंकि कोई ना कोई अटेम्प्ट किया गया था, कोई ना कोई थ्रेट दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना, जैसे ही वो अटेम्प्ट या थ्रेट जिससे कि अनुमान उत्पन्न हुआ है, अनुमान आपका उत्पन्न हुआ है ना किसी अटेम्प्ट या थ्रेट से, तो जैसे ही अनुमान उत्पन्न हुआ, प्राइवेट डिफेंस का राइट शुरू हो गया। जब तक अनुमान चलता रहा, जब तक एप्रीहेंशन चलता रहा, जब तक वो अंदाजा अंदेशा चलता रहा कि अपराध होने वाला है, तब तक प्राइवेट डिफेंस का राइट चलता रहेगा। तो स्टेटमेंट क्या बना? अटेम्प्ट या किसी भय से, थ्रेट से जब अपराध का अनुमान, अंदाजा, अंदेशा, एप्रीहेंशन क्रिएट होगा तो राइट शुरू हो जाएगी, और जब तक वो अंदाजा चलता रहेगा तब तक राइट भी चलता रहेगा। अंदाजा, एप्रीहेंशन खत्म, राइट भी खत्म। और ये दिया है 40 में, ठीक है। अब आप देखो 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 सारे हो गए, और सारे हमने चार्ट में ही पढ़े हैं। आपका काम सिर्फ यह कि आपको चार्ट साथ में बनाते जाना है, ठीक है। इसलिए जब मैं लिखता हूं तो मैं साथ में बोलता भी जाता हूं कि आपको ये पता रहे कि हाँ मैंने क्या लिखा है। प्लस ये सब मैं आपके साथ बैरक में पढ़ता भी हूं। ये सारी बातें जो मैंने यहां पर लिखी है वो मैं आपके साथ बैरक में पढ़ता भी हूं। हमने जब अटेम्प्ट पढ़ा था 62 तब भी हमने यही किया था, जब हमने 34 से 37 किया तब भी हमने यही किया था, और आज अब हम फिर से वही प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखेंगे कि जो हमने लिखा है चार्ट में, बोर्ड पर, क्या वो सच में है बेयर एक्ट में। एक बार ये देखेंगे। तो एक बार निकालो सेक्शन नंबर 38, ठीक है। 37 तक हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। अब देखो, एक बार निकालो सेक्शन नंबर 38। क्या लिखा है? When right of private defense of body extends to causing death। बस आपने अपना चार्ट अगर बनाया हुआ है तो चार्ट देखते रहिए या सामने देखते रहिए, और बस अपन देखने की ये सारी बातें जो हमने लिखी हैं चार्ट पे वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, When right of private defense of body extends to causing death, ठीक है। अगर बॉडी के खिलाफ, आ गया, शुरुआत हो गई, बॉडी के खिलाफ अगर अपराध हो रहा है तो कब मृत्यु कारित करी जा सकती है? देखो लिखा है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37 टू द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ। अगर अपराध हो रहा है अगेंस्ट बॉडी तो आप वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ कर सकते हो। याद मार्क करो, वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ। देखो ये लिखा ना आपने, यस कैन डेथ बी कॉज्ड, यस यही तो है वो बात, कैन डेथ बी कॉज्ड, यस।
मर के डेथ कॉज करना कंपलसरी है? देखो बगल में लिखा है नहीं, कंपलसरी नहीं है। अगर कुछ और करके बचा सकते हो बचाओ। तो देखो वहां पे क्या लिखा है, वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म, और एनी अदर हार्म, यही वो पॉइंट है। डेथ कॉज करना कंपलसरी नहीं है, कुछ और करके बचा सकते हो तो बचा लो। और एनी अदर हार्म, मार्क करो उसको, और एनी अदर हार्म टू द असेलेंट इफ द ऑफेंस विच ऑकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ द राइट बी ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस हियर इन आफ्टर मेंशन। अगर इनमें से कोई अपराध है तो ऐसा कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो मैक्सिमम, अगर आवश्यकता पड़े तो। कौन कौन से अपराध हैं, लिस्ट सामने है, देख लेते हैं। सच एन असॉल्ट, हर वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, मेन शब्द लिखो जो याद रखने के लिए जरूरी है, काम आपका बन जाएगा, ध्यान रख लेना। असॉल्ट विद द एप्रीहेंशन टू कॉज डेथ, यही था ना। तो देखो सच एन असॉल्ट, मार्क करो असॉल्ट को, बस वही मार्क करना। एज द रीजनेबली, एज में रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन, मार्क करो एप्रीहेंशन को, मिल गया एप्रीहेंशन, दैट डेथ विल बी अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ असॉल्ट। बस ये तो 3 वर्ड मार्क करने थे, ये 3 वर्ड लिखे। असॉल्ट हुआ, एप्रीहेंशन रेज हुआ, अनुमान इंगित हुआ, अंदाजा लगा, अंदेशा लगा कि मृत्यु हो जाएगी, लोड कर रहा है रिवॉल्वर, असॉल्ट, लोड कर रहा है मतलब चलाएगा ही। एप्रीहेंशन, क्या गोली मारेगा तो क्या होगा, एक हाथ की दूरी पे खड़ा हुआ है, क्या कहो क्या होगा, गोली मारेगा, मृत्यु हो जाएगी ना। अब मैं डेथ कॉज कर सकता हूं। आगे, such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be consequence। सेम चीज लिखी है, assault हुआ, apprehension है grievous hurt का, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड पे जाओ, क्या लिखा है, an assault with the intention of committing rape, assault with the intention of committing rape। अच्छा, assault with the intention of gratifying unnatural lust, assault with the intention of gratifying unnatural lust, यही लिखा है आपने, unnatural lust को ग्रेटिफाई करने के लिए जो है assault हुआ, ये इंटेंशन लग रहा है। आगे, assault with the intention of kidnapping or abduction, ये देखो assault with the intention of kidnapping or abduction, हो गए 1 2 3 4 5 6 पर आ जाओ। An assault with the intention of voluntarily confining a person under circumstances, देखो क्या लिखा है, wrongfully, an assault with the intention of wrongfully confining a person, देखो लिखा है ना wrongful confinement, ये लिखा है आपने wrongful confinement, ठीक है। wrongful confinement of a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend, उसको अनुमान लग रहा है, apprehend that he will be unable to have recourse to public authorities for his release, उसके मन में ये apprehension create हुआ कि मैं किसी पब्लिक अथॉरिटी की मदद नहीं ले पाऊंगा, पब्लिक सर्वेंट की मदद नहीं ले पाऊंगा खुद को बचाने के लिए। और आखिरी में आ जाओ, लिखा हुआ है एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्टरिंग एसिड और अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड which raises the apprehension of grievous hurt, देखो आगे लिखा मिल जाएगा, which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence, देखो पूरा सेक्शन नंबर 38 लिखा है। बस आपको करना ये है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप समझ सकते होगे कि मुझे एक स्लाइड में एक पोर्शन कवर करना है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। रीजन बीइंग, अब आप बोलोगे सर ये आपने ASST क्या लिखा है, ये असॉल्ट है, ये आपको मैंने पढ़वा दिया, अपन मेरे साथ में इसलिए पढ़ते जाते हैं कि आपको शब्दों में कंफ्यूजन ना हो। असॉल्ट है, एप्रीहेंशन है, इंटेंशन है, किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, सब मैंने पढ़ लिया है। थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे लिखना पड़ रहा है, आप समझ सकते हो कि एक स्लाइड में हमको पढ़ना है ना, और एक स्लाइड में एक पोर्शन कवर भी करना है, इसीलिए हम थोड़े से शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं जिससे कि हमको चीजें कवर कर लें एक स्लाइड में। बट हाँ, आप अपने इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो, अवेलेबल रहेगा, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से भी थोड़ा सा लिख लोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी
आपका चार्ट बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये 38 हो गया और 39 पे आ जाओ। अगर ये अपराध हो रहा है तो मृत्यु कारित कर सकते हो। हाँ सर, अगर इनके अलावा अपराध हो रहा है तो मृत्यु के अलावा दूसरा हार्म कॉज कर सकते हो। तो आ जाओ 39 पे। When such right extends to causing any harm other than death, तो देखो लिखा हुआ है if the offense be not of any of the description specified 38। देखो क्या लिखा है, उन अपराधों को छोड़कर, ये लिखा ना, उन अपराधों को छोड़कर जो सेक्शन 38 में दिए हुए हैं, मेंशन किए हुए, उनके अलावा अगर कोई दूसरा अपराध हो रहा है तो मृत्यु के अलावा कोई दूसरा हार्म कॉज कर सकते हो। ये लिखा है, आपने पढ़ लो, लिखा है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉज ऑफ डेथ। मृत्यु कार्य तो नहीं कर सकते टू दी असेलेंट, बट डज एक्सटेंड, मगर एक्सटेंड करती है। काय तक करती है? तो देखो लिखा है अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ द असेलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। एनी हार्म अदर देन डेथ, मृत्यु के अलावा कोई दूसरा हार्म आप कॉज कर सकते हो, मृत्यु नहीं कर सकते, मृत्यु कारित नहीं कर सकते, क्योंकि इन अपराधों में बस मृत्यु कारित हो सकती है, इनके अलावा कोई दूसरा अपराधों का मृत्यु कारित नहीं हो पाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। 39 बन गया। सर शुरू कब होगा, खत्म कब होगा? तो देख लो, लिखा हुआ है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। कब शुरू होगा और कब तक चलता रहेगा, याद कर लो स्टेटमेंट। आपके माइंड में एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ किसी थ्रेट से या किसी अटेम्प्ट से कि आपके खिलाफ कोई अपराध होने वाला है, तो जैसे ही एप्रीहेंशन रेज हुआ, राइट शुरू हो गया। जब तक एप्रीहेंशन चलता रहा तब तक राइट भी चलता रहा, एप्रीहेंशन खत्म, राइट भी खत्म। यही लिखा है, देख लो। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेज, शुरू होता है, एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज। जैसे ही डेंजर टू द बॉडी अराइज होता है, शुरू होता है। कैसे शुरू हुआ? तो देखो लिखा हुआ है फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस। ये देखो शब्द लिखे आपने, अटेम्प्ट या थ्रेट है, उससे एप्रीहेंशन क्रिएट हो गया। ठीक है, apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed। अपराध नहीं हुआ, एप्रीहेंशन हुआ किसी अटेम्प्ट या थ्रेट से, एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन और डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। ये कब तक कंटिन्यू करेगा? अधिकार कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक वो एप्रीहेंशन चलता रहेगा तब तक राइट भी चलता रहेगा। 38, 39, 40, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ केस लॉज हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, बट वो अभी नहीं करूंगा। जब मैं 44 तक पहुंच जाऊंगा उसके बाद फिर हम केस लॉज पे भी डिस्कशन करेंगे। कुछ केस लॉज हैं जो कि डिस्कस करने लायक हैं इस पॉइंट पे, तो वो अपन डिस्कस करेंगे, बट हाँ अभी नहीं। पहले सेक्शन पूरे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग केस लॉस देखेंगे। तो जो इस पोर्शन का या इस प्राइवेट डिफेंस जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, इसका जो अगला पार्ट है 41 टू 44, ये मैं नेक्स्ट वीक आपके लिए लेकर आने वाला हूं। आपको पता है हर शनिवार हम लोग मिलते हैं और इस तरीके से चार्ट के बेसिस पर अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। पिछले भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अगेन मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको अपनी लॉ की पढ़ाई करनी है, चाहे प्रैक्टिस के लिए करनी है, चाहे जुडिशरी के लिए करनी है, एपीओ के लिए करनी है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लॉ की तैयारी करनी है, प्रयागराज जुडिशरी गोल्ड का सेंटर आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। आप आ सकते हैं, प्रयागराज के हैं, आसपास के हैं तो यहाँ आकर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप बाहर से हैं तो क्लासेस हाइब्रिड चलती है, जैसे अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो वैसे ही आप अपने घर में बैठकर भी मुझसे पढ़ सकते हो, हाइब्रिड सेशन के थ्रू। सेम क्लास रहती है, ऑफलाइन और हाइब्रिड, ये आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे पढ़ सकते हो। 15 जनवरी से बैच चालू हो चुके हैं और नया बैच जो है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस ओपन है, आप डेमोज ले सकते हो। वैसे जिस तरीके से हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपका एक्सपीरियंस
क्लास में इससे कहीं ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो उम्मीद है कि आप ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं प्रयागराज सेंटर पर और अगले शनिवार को इसी टॉपिक के अगले भाग में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।